रचनावली से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर हम बता सकते हैं तुमको। हाँ हाँ वही बता दीजिए। चांदनी, तुम क्या लिखी छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में थोड़ा बताओ तो। ठीक है दी, बताते हैं। जी लिखे हैं सो। हाँ हाँ, बोलो रीतिकाल बोलो। की प्रमुख बोल रहे हैं। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। रीतिकाल काव्य की रचना सामंत परिवेश और छात्र छाया के में हुआ है, इसीलिए इसमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती है जो एक सामंत और दरबारी साहित्य में हो सकती हैं। इस प्रकार रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। पहला, लक्षण ग्रंथ की प्रधानता। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां लक्षण ग्रंथों का निर्माण है और एक नहीं मानते हैं और एक लक्षण ग्रंथ को ध्यान में रखकर रचनाएं करते हैं। दूसरी विशेष प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की प्रधानता। रीतिकाल की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल में नखशिख और राधा कृष्ण की प्रेम का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण मिलता है। कुछ कवि के संयोग चित्रण करते हैं तो कुछ वियोग का। कुछ कवि के कविता का भाव दो होते हैं। पहला भाव वर्तमान की स्थिति का भाव और दूसरा ईश्वर प्रेम का भाव। यानी कि इसमें उस राजा के बारे में ही बोलते थे, लेकिन उसमें भगवान से मिला देते थे राजा लोग को। समझ रहे हैं, बोलो तुम आगे बोलो, हम समझ रहे हैं। फिर है अलंकारिता की प्रधानता। रीतिकाल की एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति अलंकारिकता भी है। इस युग के कवियों ने अलंकारों का निरूपण अपने कविता में किया है। कुछ विद्वानों ने लक्षण का उदाहरण ही दिया है। इन कवियों ने अलंकार का इतना प्रयोग किया है कि वह साध से साधना बन गया है। अलंकार के अलावा उसके अन्य गुण का मालूम ही नहीं चलता है। इस कारण वह कविताएं विरक्त होती जा रही है। केशव को इन्हीं कारण शुक्ल जी कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव अलंकारहीन कविता को काव्य नहीं मानते थे। चौथा है आश्रयदाता की प्रशंसा। रीतिकालीन काल के अधिकांश कवि राज दरबारी थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसीलिए उन्हें आश्रयदाताओं को गुणगान अपने कविताओं में करना पड़ता था। यह उनकी एक मजबूरियां थी। कुछ कवि अपनी जीविका के लिए प्रशासनों की गुणगान करते थे। भूषण कवि एक अपवाद है। दीदी हम यहाँ पे एक लिखे हैं लेकिन समझे नहीं है। भूषण भी तो शिव जी का, ये क्या राजा शिव जी थे ना। भूषण कवि शिव सिंह अलग हुए। शिवाजी का, अच्छा शिवाजी का ही बखान किए थे ना। हाँ, लेकिन शिव सिंह जो तू बोल रही हो वो अलग है और भूषण अलग है, दोनों का अलग अलग भूमिका है। हाँ तो भूषण जो है तो ये क्या बोलते हैं, शिव जी जो उसके बारे में जो लिखते हैं, उसके बाद तो फिर वो भी तो वीरता का ही ना गुणगान करते थे, उसके ही वीरता का ना। देखो उसमें क्या है ना, कुछ विद्वानों ने उनका वीरता के बारे में कहा है, कुछ विद्वानों में ये कहा है, मतलब मतभेद है। हिंदी में यही होता ही है, अच्छा मतलब कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो मतभेद होता ही रहता है। कंफ्यूजन मत होना इसको लेके। अच्छा कहीं ठीक पे है। अब पचमा है रहेगा। हाँ, पचमा चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुगता। इस युग में चमत्कार प्रदर्शन के साथ बहुगता का भी चित्रण किया गया। चमत्कार प्रदर्शन के अंतर्गत विभिन्न अलंकार तथा शब्दों का प्रयोग किया गया।
बहुज्ञता प्रदर्शन करने के लिए ज्योतिष, गणित, काव्य एवं नीति शास्त्र आदि को अपना काव्य का माध्यम बनाया। 5वां, उद्दीपन रूप में प्रवृत्तियां का चित्रण। रीतिकाल में प्राकृतिक का चित्रण उद्दीपन के रूपों में हुआ है। प्राकृतिक का स्वतंत्र चित्रण नहीं किया। उसमें मुख्य नायिका नारी होती थी। दरबारी कवि ने प्रकृति का वर्णन नारी को आकर्षक केंद्र मान चांदनी चांदनी 1 मिनट थोड़ा आगे से थोड़ा फिर से पढ़ो ना, थोड़ा आवाज नहीं आई थी तुम्हारी। उनमें सभी को सुनाई दे रहा है क्या चांदनी का आवाज? नहीं, क्लियर आवाज नहीं आ रहा उसका। वही, कोई बात नहीं चांदनी, बाद में देख लेंगे हम लोग। अभी तुम्हारी आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। वैसे तुम बोली हो, सही बोली हो, गलत नहीं है, लेकिन एक ये तरीका है। मैक म्यूट कर लो चांदनी, नहीं आ रही तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, वैसे तुम जो भी बोली हो छायावाद की प्रवृत्तियां के बारे में, वो सब सही है, लेकिन एक ये भी हो सकता है। और देखो, प्रवृत्तियां में हम जो तुम लिखी हो वो भी सही है, लेकिन एक हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे तुम लोग को भैया बताए होंगे, व्यक्तिवाद की प्रधानता, कल्पना का अधिकार, जिज्ञासा का महत्व, स्वाधीनता, नवीन दृष्टि। मतलब क्या है, क्या छायावाद में आते आते ना एक अलग, मतलब दुनिया को देखने का एक अलग से तरीका, एक नया दृष्टि, मतलब दुनिया को हम एक नए तरीके से देख रहे थे छायावाद में। फिर स्वाधीनता, फिर उसमें नारी एवं प्रकृति का विशेष महत्व। मतलब छायावाद आते आते देखिए जी हमको सब मतलब हम जैसे लक्षण तो बताए ना तुम्हारी आवाज ही नहीं आ पा रही है बाबू अच्छे से। किसी को आ रही है क्या चांदनी की आवाज? नहीं, क्लियर नहीं आ रही है, वो इश्यू होगा नेटवर्क का। हाँ, नेटवर्क का इश्यू होगा। ठीक है दी, हम आपको ना भेज देंगे जो हम लिखे हैं ना वो। हाँ हाँ बिल्कुल, यही करना, हमको भेज देना, हम तुमको फिर बता देंगे यहाँ पे सही कहाँ है गलत का। वैसे लिखियो, सही लिखियो, फिर भी तुम हमको भेज देना एक बार, ठीक है? ठीक है दी। और ना छायावाद में क्या है, तुम लोग अभी जस्ट छायावाद ही पढ़ रही होगी, तो तुम लोग को पता होगा छायावाद में नारी एवं प्रकृति का विशेष स्थान दिया गया था छायावाद में। जैसे आदिकाल में क्या था ना, देखिए कल हम लोग डिस्कस किए थे आदिकाल की सामाजिक स्थिति। तो आदिकाल में क्या था, जो नारी का स्थिति एकदम खराब था ना, वो कि कोई राजा उसे पसंद कर, किसी को पसंद आ गया तो वो उसे उठा के लेके चले जाते थे, उस पर अपना मन मर्जी करते थे। नारी का कोई अस्तित्व नहीं था, उसका कोई अधिकार ही नहीं था, जो जिसको जो चाहे वो कर सकते थे। और छायावाद में क्या हुआ, जो नारी की थोड़ी महत्व मिला, उनका थोड़ा विशेष स्थान मिला छायावाद तक आते आते, जैसे आदिकाल में नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। फिर ये हुआ छंद और मुक्त छंद से मुक्ति हो गई छायावाद में आते आते। जैसे हम लोग पढ़े होंगे, छंद पढ़ी होगी, मुक्त छंद पढ़ी होगी, तो उसमें आते आते छायावाद में आते तो उसका उस सब से मतलब मुक्ति मिल गई। फिर छायावाद में एक हो गया जिज्ञासा का महत्व। छायावाद में क्या होता है, देखो जैसे कोई कवि, मतलब छायावाद में ये है, एक तरह से राजश्रेय भी रचना होती है, जैसे राजा के लिए गुणगान करते हैं, मतलब राजा की जय जयकार करते हैं, वो जैसे राजश्रेय कवि हो गए, पता ही होगा तुम लोग को। तो छायावाद में जिज्ञासा का महत्व हो गया, मतलब कवि अपनी जिज्ञासा, वो उनके मन में जो चल रहा था ना, वो उस प्रकार से उनकी रचना कर सकते थे। ये बात छायावाद में आते आते हो गया, मतलब जिज्ञासा का महत्व, मतलब वो लोग अपने मन से जो उनकी मन की भावना है, जिनके बारे में वो रचना करना चाहे, वो छायावाद तक आते आते प्रारंभ हो गया। छायावाद में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकती हो हमसे। नहीं दी, ये तो कंप्लीट है, मुझे तो लग रहा है कंप्लीट हो लगभग कंप्लीट हो गया होगा, जो हम बोले ये तुम पढ़ी होगी शायद। हाँ दी, लिखे हैं बट नेटवर्क इशू है ना, इसीलिए भक्ति की, नारी की, सब कुछ लिखे हैं। ठीक है, तो हम
ना हम देख। चिंकी तुम भी हमको भेज देना क्वेश्चन का आंसर लिख के ग्रुप पे ही डाल देना या हमको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज देना, हम देख के फिर बोल देंगे। हाँ वो भैया ना कवि के बारे में पढ़ाए तो उसके बाद तो नहीं उतना ज्यादा पढ़ाए हैं, और कॉलेज में गई नहीं थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई, तो नहीं तो लिखी, कल लिख लूंगी। तो फिर हमसे हेल्प ले लेना, यदि आए तो लिख के भेज देना। और तुमको क्या था, हमको मैसेज की थी तुम, जो वो कबीर वचनावली में किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसका आंसर बता दीजिए, या फिर कुछ कैसा क्वेश्चन आता है वो बता दीजिए, है ना। हाँ हाँ वही। तो हाँ चांदनी, तुमको पता है कबीर वचनावली में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, या फिर नहीं जी, वही पता है, कबीर के जीवन परिचय, थोड़ा कबीर के भक्ति भावना और कबीर के दोहे जो होते हैं उसको व्याख्या करना, वो सभी पता है, उतना नहीं पता है। देखो, एक वैसे ही पूछते हैं, एक ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे कबीर वचनावली के आधार पर नाम महिमा पर प्रकाश डाले। फिर तुमको ऐसे भी पूछ सकता है, कबीर वचनावली के आधार पर प्रेम का चलित चित्रण करे। फिर तो हम तुमको नाम की महिमा के बारे में बता सकते हैं। तो नाम की महिमा का जब आंसर क्वेश्चन का कंप्लीट करोगी ना, प्रश्न का उत्तर लिखोगी ना, तो उसमें पहले थोड़ा सा कबीर जी का थोड़ा सा परिचय लिखने पड़ता है, मतलब उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, वो क्या क्या किए हैं, उनका थोड़ा परिचय लिखो। फिर उनका वो निर्गुण थे उसके बारे में थोड़ा लिखो। फिर उनका जो दोहा तुमको याद रहे तो बीच बीच में दोहा घुसा दो। तो दोहा दोहा डाल दोगी ना तो उसका आंसर क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर जो है ना ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो नाम की महिमा के बारे में हम बताएं या फिर तुम लोग लिख के आओगी। नहीं जी, पहले देखिए क्वेश्चन लिखवा दीजिए और उसके बाद उसका डिफिनेशन आप कर दीजिए, फिर हम लोग लिख के भेजेंगे। ठीक है, ये भी सही है। और आज हम तुम लोग पदावली पढ़ी होगी ना, विद्यापति पदावली। हाँ तो उससे आप लोग व्याख्या कर सकते हैं, मतलब सबसे फर्स्ट पेज तुम लोगों का सबसे फर्स्ट पद है, लोचन धायल फेधायल हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जियो न जाए आस और झायल रे। ये तुम लोग का सबसे फर्स्ट चैप्टर है ना हाँ जी, हो पदावली। जाएगा वो। हाँ तो चिंकी तुम कर सकती हो, तुम दोनों में से दोनों हाँ कर हाँ सकती हो। हाँ हो जाएगा। तो इसका बताओ, तो संदर्भ बताओ, फिर प्रसंग बताना, नहीं हो तो फिर हम बताएंगे, पहले तुम लोग बताओ। अगर दिक्कत हो तो फिर हम बताएंगे, कोशिश करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। आदि एक बार वो लाइन बोलिए ना। ये है ना फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट जो हम लोग को 193 से 217 तक पढ़ना है ना, तो ये 193 की फर्स्ट पद है, लोचन धायल फेदायल हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जियो न जाए आस और उझायल रे। इसका मतलब बताना है। हाँ मतलब इसका व्याख्या देखो, तुमको जो एग्जाम में पूछेगा ना तो तुमको पूरा पंक्ति नहीं देगा, बस 2 ही लाइन देगा और उसका व्याख्या तुमको पूरा करना है। मतलब जितना तुम पढ़ी होगी सारा पंक्ति का व्याख्या तुम्हें पूरा करना है, लेकिन पंक्ति तुम्हें 2 ही दिया रहेगा, पंक्ति पूरा नहीं दिया रहेगा, इसीलिए हम पंक्ति 2 ही लाइन बोले हैं। फिर उसका तुम व्याख्या कर दो, नहीं हो रहा है तो जो तुम्हारे पास फोटो स्टेट होगा वो उल्टा लो, फिर इसके बाद व्याख्या करो, शायद आसानी हो करने में। हाँ एक मिनट। लोगों में से बताओ, शिव शिव में कौन सा अलंकार लगा हुआ है, पढ़ी विप्सा, होगी तुम। दीपक। विप्सा अलंकार। हाँ हाँ, चांदनी सही बोली, विप्सा अलंकार लगा हुआ है। मैम बताई होगी तुम लोगों को क्लास में इसके लिए। हाँ 3-4 बार बताइए, याद ही हो गया है। हो जाएगा, तुम लोग को इतना बार बोलेगी, अच्छी बात है। चिंकी तो ये इसका व्याख्या कर रही है, तुम तुम चांदनी करना चाहोगी किसी पद का व्याख्या। हाँ दी, कर सकते हैं। तुम्हारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया है, चांदनी तुम्हारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया है विद्यापति पदावली। आवाज जा रही है चांदनी। हाँ अब आ रही है। और बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम, थोड़ा तो छत नहीं आवाज।
हाँ, मेरे 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 यहाँ भी हो सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, जब तक ले पा रहे तब तक। तो तुम्हारा कब तक, कहाँ तक कंप्लीट है विद्यापति पदावली? मैम पूरा करवा अभी दिए हो व्याख्या चुका है ऐसे मेरा। लिख। ये हाँ, बोलो, एक एक करके बोलो, चांदनी जी कोई एक बोलो, फिर बोलना फिर। मैम पूरा करवा दिया, वैसे सारा हो गया सारा। मैम तो सारा करवा दी होगी, लेकिन तुम लोग अलग से मतलब संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष ऐसा की हो? हाँ हाँ हो गया हाँ वो दी, सारा, 15 तक हो गया। करना था। कहाँ तक हो गया? कब पूरा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया विद्यापति पदावली? हाँ मेरा तो सारा हो गया, बस ठीक, वो चांद विद्यापति श्रृंगार कवि है, वो वाला नहीं लिखे हैं, वो लिखना बाकी है। अच्छा, कोई बात नहीं, इतना भी हो गया तो बहुत होगा। चांदनी तुम्हारा भी हो गया है पूरा? हाँ दी, 15 तक हो गया, 215 तक, थोड़ा 2 ही बाकी है अब। तो बहुत अच्छी बात है ये, अच्छा लगा सुन के तुम लोग को इतना कंप्लीट हो गया विद्यापति पदावली। तो ठीक है चिंकी, तुम हमको बता दो, फर्स्ट का ही बता दो। तुम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्यापति पदावली का, 193 पेज में जी मैं हमको, लिख करके बताऊंगी कि मैं लिखी हूँ खुद से ही वैसे वो। मतलब संदर्भ प्रसंग करके बताओ, ऐसे ही लिखी होगी ना, व्याख्या तो ऐसे ही किया जाता है ना। हाँ हाँ वैसे ही। वैसे ही जैसे लिखी हो वैसे ही बताओ, यदि कुछ दिक्कत हुआ तो फिर हम बताते हैं ना। ठीक है। सबसे पहले संदर्भ में लिखी हूँ, उपयुक्त पंक्तियां महाकवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से ली गई है, पद संख्या 193। हाँ, उसके बाद प्रसंग। चिंकी एक मिनट रुक जाओ, तुम जो लिखी हो ना संदर्भ में, क्या लिखी हो फिर से वो रिपीट करो तो। उपर्युक्त पंक्तियां महाकवि विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति ऊपर, पदावली पद संख्या 193 से ली गई है। हाँ तुम्हारा बहुत हद तक सही है, लेकिन उपर्युक्त पंक्तियां जो लिखी हो ना, वहां पे वो ना लिख के, वहां पे प्रस्तुत पंक्तियां राम हाँ वृक्ष दी, राम हाँ वृक्ष भी लिखे बेनीपुर हैं। द्वारा संपादित विद्यापति पदावली पद संख्या 193 से लिया गया नहीं, ली गई है। तो ये जो उपर्युक्त पंक्तियां नहीं लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है। और राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति पदावली पद संख्या 193 से ली गई है। समझ में आया? जी दीदी हम दी, ना तुम्हें फिर गलत होगा ना, हमारा विद्यापति द्वारा रचित पदावली। विद्यापति द्वारा दीदी रचित पदावली। रचित पदावली, ये सुनिए गलत ना, होगा मेरा फिर। भी सुन ली एक बार। हाँ नहीं, तुम एक बार चिंकी का हम सुन लेते हैं चांदनी, फिर तो आपका ही सुनेंगे, बारी बारी से सुन लेते हम हैं। बोल रहे हैं, हाँ सुनिए ना, बोलो बोलो। वो जो हाँ हाँ संपादन जो रामकृष्ण बेनीपुर की है ना, उसको हम हाँ ना हाँ लास्ट में लिखे हैं, उस संदर्भ में ही लास्ट पहले लिखे हैं, प्रस्तुत विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक पदावली पद संख्या 193 से ली गई है तथा राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है, हाँ, तो ऐसे ये भी करके लिखे सही, हैं हम। नहीं ये भी सही है। ये देखो, पढ़ने में तुम्हें ऐसी सुविधा हो रही है तो वो भी सही है, लेकिन हम जो बोले हैं ना, वो मतलब एक लाइन में तुम्हें समझ में आ जाएगा, सुटेबल लगेगा इसके लिए। लेकिन बाकी तुम्हारी इच्छा है, जो तुम भी लिखी हो वो भी सही है। बस चिंकी को थोड़ी सी उसमें गलतियां हैं, तो आप चिंकी ठीक कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप ठीक कर लीजिए, बस हो गया इसमें। बस इतना तुम ये लिख दो ना, जो राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा संपादित पदावली पद संख्या 193 से ली गई है। अब प्रस्तुत दी वो पंक्ति, वाला हम किसी किसी में लिखे हुए संपादक के बारे में, बट स्टार्टिंग में नहीं दिए। लेकिन बस आप हमको ये बता दीजिए कि ये जो विद्यापति द्वारा रचित पदावली, ये वर्ड गलत होगा। विद्यापति द्वारा रचित पदावली, हाँ ये नहीं लिख सकते हैं। नहीं नहीं, इसमें वहां पे ये लिख दो, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति पदावली पद संख्या। वैसे रचित भी लिख सकती हो, ये कोई गलत हाँ नहीं है। क्योंकि मैं सारे संदर्भ में वही लिखी हूँ, तो फिर गलत होगा तो मैं काट दूंगी, फिर वहां पे वो लिख दूंगी संपादक के बारे में। देखो, रचित लिख सकती हो, लेकिन ये मत लिखना विद्यापति मतलब विद्यापति द्वारा संपादित, ये मत लिखना, ये गलत होगा तुम्हारा। तुम संपादित नहीं ये, लिखे हैं। हाँ लेकिन ये संपादित लिखोगे ना तो अच्छा रहेगा, संपादित लिखना चाहिए। तुम ये लिख देना ऊपर काट के कहीं पे, या कहीं पे जगह मिले तुमको थोड़ा सा, तो संदर्भ में ये लिख ही देना, जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित पदावली पद संख्या इतना इतना से लिया गया है। और ये तो उपर्युक्त पंक्ति जो लिखी हो ना, वहां पे उपर्युक्त की जगह प्रस्तुत पंक्तियां, बस इतना ही लिख देना, ठीक है चिंकी? ठीक है दी। हाँ आगे बोलो।
प्रसंग में लिखी हूँ, यहाँ श्रृंगार का विरह पक्ष उद्घाटित हुआ है। यहाँ एक प्रेमिका अपने प्रेमी से विरह में है। उसका प्रेमी बाहर कमाने गया है, उसी की राह वो देख रही है। और फिर हाँ व्याख्या में है, इसमें नायिका अपने प्रियतम की राह देखते देखते थक गई है। उसकी आंखें दौड़ दौड़ कर राह देखते हुई थक गई हैं, किंतु उसके पति परमेश्वर नहीं आए। प्रेमिका कहती है, हे प्रभु, मेरे प्राण भी नहीं निकलते। नायिका प्रियतम के आने की आशा में उलझी। देखो यहाँ पे जो कह रही है ना नायिका, वो तुम एक नायिका नायक के रूप में भी ले सकती हो और कृष्ण राधा के रूप में भी ले सकती हो। ठीक है, यदि मैं पोस्ट में कृष्ण राधा लिख दी हूँ और बाई चांस मैं जिसमें लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ। ये नॉलेज के लिए तुमको, बाकी आगे तुम कंप्लीट करो व्याख्या। व्याख्या करो उसके चैनल। बाद है हाँ दी। और नायिका कहती है, इच्छा होती है कि उड़कर वहीं चली जाऊं जहां मेरे प्रिय मुझे प्राप्त हो सके। प्रेमी रूपी पारसमणि को प्राप्त कर हृदय से लगा लूं। प्रेमिका ने अब सपने में भी अपने प्रियतम से समागम किया, किंतु ईश्वर विधाता ने उसे सपने को भी नष्ट कर दिया और वह सुंदर स्वप्न टूट गया। और अब तो प्रेमिका की नींद भी खो गई है। महाकवि विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारे प्रियतम पति परमेश्वर शीघ्र ही तुमसे मिलकर तुम्हारी सारी मनोरथ पूर्ण करेंगे। ठीक है जिग्गी, ये जो लिखी है विद्यापति कहते हैं, तो वहां पे ये भी हम लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तुम लिखी हो वो भी बहुत सही है, गलत नहीं कह सकते। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सुकवि विद्यापति ने इसे गाया है, मतलब वो लिखे नहीं है, मतलब ऐसे लिखे नहीं बोले या कवित नहीं किए, वो गा के ऐसे बोले हैं। तो तुम ये लिख सकती हो सुकवि विद्यापति ने इसे गाया है कि कहा है, हे धैर्य, तुम धैर्य रखो, धैर्य धारण करो, तुम्हारे पति। मैं लिखी थी बट मैम कट कर दी। अच्छा, कोई बात नहीं, तो वो भी सही है, मैम कट किए तो सही होगा, ऐसा कोई नहीं है। तो फिर इसमें इसका विशेष में क्या लिखी हो? विशेष में वो फर्स्ट वाला था ना, तो उस टाइम मुझे आ नहीं रहा था, तो मैम ही बताई थी। जैसे हाँ, ये विशेष में था, भाव था, एक शिल्प मैम बताई थी दोनों के बारे में लिखने के लिए। तो भाव में लिखी हूँ, इन पंक्तियों से यह तात्पर्य है, इसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी से अलग होने पर दुख व्यक्त कर रही है, उसकी राह देख रही है, वो अपने प्रियतम से अत्यधिक प्रेम करती है। इन पंक्तियों के माध्यम से पूर्ण समझ आ रहा है कि प्रेमिका के भीतर अपने प्रेमी के वापस आने की कितनी चाह है। फिर उसका शिल्प में लिखे हैं, शिव शिव विप्सा अलंकार है और प्रेम परस्मणि रूपक। बहुत अच्छा है। तुम लोग का विद्यापति पदावली कंप्लीट है, सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, ऐसे ही की हो ना सारा व्याख्या तुम लोग? हाँ दी, इससे अच्छा ही बाकी सब है, वो तो फर्स्ट वाला था ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। नहीं, बहुत अच्छा है, आगे भी इतना, ये स्टार्टिंग इतना अच्छा है तो फिर आगे भी अच्छा ही होगा, मुझे लग रहा है। वैसे बहुत अच्छा है। चांदनी, तुम इसका व्याख्या करो। सखी मोर पिया अबू न आए ले, कुलूस हिया। तुमने क्लास में भी ये पढ़ा था तो मुझे याद है, तो शायद तुम इसका व्याख्या अच्छे से कर सकती हो। पद संख्या कितना है दी? 194। अच्छा, कर रही हूँ। थोड़ा लाइट है कम है ना छत पे, इसीलिए। कोई बात नहीं, देख लो, नहीं हो रहा है तो फिर चिंकी कर देगी। नहीं दी, बोल देते हैं, मतलब हम ना संदर्भ बता देते हैं, प्रसंग बता देते हैं, और व्याख्या जो करेंगे ना, कॉपी तो अभी नहीं लाए, तो पद हम पहले बोलेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। क्या, जैसी तुम्हारी इच्छा, बस करो। संदर्भ में लिखे हैं, प्रस्तुत पंक्ति विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक पदावली पद संख्या 194 से ली गई है और तथा राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। प्रसंग फिर लिखे हैं, इस पद में अपने हृदयोगार्ध। फिर से पढ़ो ना, वो संदर्भ फिर से रिपीट करो तो एक बार। प्रस्तुत
प्रस्तुत पंक्तियां विद्यापति पदावली द्वारा ऐसा लिखो। तो विद्यापति रचित है ना, इसीलिए कि विद्यापति रचित पुस्तक पदावली पद संख्या 194 से ली गई है और राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। इसमें ज्यादा क्लियर होता है ना। हाँ कोई बात नहीं, तो सबकी अपनी सुविधा होती है पढ़ने की, तुम्हें अच्छा मतलब सुविधा दी हो मैं रही भी है। ऐसे ही लिखी हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छा है। तुम लोग उसमें किताब में व्याख्या दिया है वहां से की हो क्या? व्याख्या खुद से, बट संदर्भ पता नहीं था ना, तो एक दो देखे थे, मैम बताई थी तो वो भी देखे थे वो वाला। ये लैंग्वेज ही अलग लगा हमको, ये किताब का लैंग्वेज है, उसमें देखो उससे हेल्प लेना तुम लोग, लेकिन उसका रूबहू उतारना नहीं है, क्योंकि उसमें 100% सही व्याख्या नहीं किया। पद सही दिया हुआ है लेकिन उसका व्याख्या पूरा सही नहीं है, तो उसका व्याख्या बस उससे हेल्प लो, लेकिन उसका व्याख्या टू कॉपी ऐसे उसको उतारना नहीं है हम लोग को। हाँ दी, हम लोग वैसे भी नहीं होता। हम जो किए थे ना ऑनलाइन, वो राम वृक्ष हम्म। बेनी का, लेकिन आ गया राम वृक्ष चतुर्वेदी है शायद, राजेश्वर चतुर्वेदी का। उसमें व्याख्या दिया हुआ लेकिन संदर्भ नहीं दिया, प्रसंग दिया, सिर्फ अलंकार हेल्प लिए हैं मुझसे। अथवा अगर नहीं समझ में आता था ना जो पद, उसको एक बार पढ़ लेते थे, और कौन को वर्ड सब नहीं समझ आता था, उसमें सब कुछ दिया हुआ था, उससे समझ लिए थे। ये शब्दार्थ अच्छे से दिया हुआ है उसमें, तो शब्दार्थ से तुम लोग को अच्छा हेल्प मिलेगा। ठीक है, करो तुम कंटिन्यू करो, देखते हैं। प्रसंग में वही है जो पद संख्या 193 में की थी, वही इस पद में नायिका के पति दूर चले गए हैं, इसीलिए उसकी अभी तक वो भी राह देख रही है उसके आने का। एक मिनट, सर वो थोड़ा प्रसंग। अब ना अपने पति के